हाँ स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। आज का हमारा विषय है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। हम इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले हमें विद्यार्थियों इतिहास को पढ़ने का जो एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, उस मेथड को मानना होगा, उसके ऊपर चलना होगा ताकि हम अपने इस अध्याय को या इतिहास के किसी भी अध्याय को जान सकें। जहाँ तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात है, तो जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं इतिहास के अंदर और किसी भी समय का टॉपिक पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक से जुड़ी हुई उसकी बैकग्राउंड को देखा जाता है और उस काल में जिस काल को पढ़ रहे हो, उससे पहले के काल को और उस काल को देखा जाता है और उस काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटना हो रही है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटना हो रही है, उसको देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर एक विषय है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो बहुत होंगे, लेकिन 1935 का एक्ट हमें विशेष रूप से पढ़ना पड़ रहा है। तो इस विषय को पढ़ने के लिए हमें पहले 1935 के एक्ट से पहले ऐसा कोई भी एक्ट पास हुआ होगा, वो एक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर भारत की ही बात करें तो हमें 1919 का एक्ट पता चलता है कि 1919 का एक्ट इससे पहले पास हुआ। और अगर कोई घटना देखी जाए, उदाहरण के तौर पर हम 1857 ईस्वी के जन आंदोलन की बात पढ़ें, तो उससे पहले क्या आंदोलन हुआ था हमें वो देखना पड़ेगा और उसी दौरान विश्व के अंदर क्या घटनाक्रम हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये बात मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जहाँ तक 1935 के इस अधिनियम की बात है, तो इसके लिए आपको पहले 1919 का अधिनियम पढ़ना पड़ेगा कि सरकार ने जब 1919 का अधिनियम पास किया था, तो ऐसी क्या उसके अंदर अच्छाई रह गई थी, क्या उसके अंदर खामियां रह गई थी, जो 1935 का अधिनियम उन्हें लागू करना पड़ा। और 1935 के अधिनियम में किन विशेष चीजों को माना गया। और तीसरी चीज ये माननी पड़ेगी कि 1919 का जो अधिनियम लागू किया गया था, उसमें जो कमियां रही, उसका विरोध किस तरीके से हुआ, या उसके अंदर कोई अच्छी चीजें थी तो उसकी प्रेज कैसे हुई, ये चीज देखनी पड़ेगी। नंबर 2 पॉइंट देखना पड़ेगा हमें कि 1935 में जब ये पास हो रहा है और इससे पहले वाला एक्ट 1919 में पास हुआ था, तो बिटवीन 1919 एंड 1935 अर्थात 1919 और 1935 के बीच में जो भारत के अंदर क्या घटनाक्रम घटित हुआ, वो घटनाक्रम हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और इस समय के दौरान अगर देखा जाए तो वो स्वतंत्रता आंदोलन अपने पीक पर था, अपने चरम पर था। दूसरी चीज जब हम देखेंगे कि अपने चरम पर था तो क्या घटनाक्रम हो रहा था, उस घटनाक्रम में जो आंदोलन चला था वो पर्टिकुलर आंदोलन क्या था, वो हमें देखना पड़ेगा। तीसरी चीज जब हम इसके अंदर देखेंगे कि उस समय में भारत के आसपास क्या घटनाक्रम हो रहा है, अर्थात रूस जैसा मुल्क है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। चौथी चीज कि उस समय में इंग्लैंड में क्या घटनाक्रम चल रहा है, तो इंग्लैंड की व्यवस्था को पढ़ेंगे। और पांचवी चीज, उस समय यूरोप में क्या घटनाक्रम चल रहा है और विश्व का क्या घटनाक्रम चल रहा है। अगर हम उन सारी चीजों को अपने बैकग्राउंड में रखेंगे और उसके बाद 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे, तो हम उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उसको बड़ी अच्छी तरीके से उसका राष्ट्रीय स्तर पर महत्व या उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व या उसका इंग्लैंड के स्तर पर क्या महत्व था या यूरोप के स्तर पर क्या महत्व था और क्यों इसको लागू किया गया, वो सारी चीजें हम बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, इनकलकेट कर पाएंगे। तो ये मेरे को बताने का यही था। और उससे पहले जब हम ये पढ़ें तो हमें इसका जो पृष्ठभूमि है, इसका जो थीम है हमारे आज के टॉपिक का, वो थीम भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो थीम के अंदर आप देखते हैं कि द एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविजंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो सरकार थी उसको बनाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक्ट था। और दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इट ओरिजिनली रिसीव्ड रॉयल असेंट इन अगस्त 1935 में इसको मिला और अंटिल 1999 इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एवर। 1999 तक जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट पास किया है तो इससे पहले तक सबसे बड़ा एक्ट था जो पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर।
तो इसकी महत्ता बहुत बन जाती है। और इसकी महत्ता को आपके लिए और सूचनार्थ से बताऊं कि भारत का जो संविधान है, उस संविधान में भी इस एक्ट की बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, लिया गया है। यही चीज हमने यहाँ बताने की कोशिश की है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया, सिंध और उड़ीसा को 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। ये पर्टिकुलर उसका एक चेंज हुआ था, एक पर्टिकुलर जो डिसीजन हुआ था, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ इसी थीम को अगर देखें तो जो मैंने आपको बताया था कि 1935 से पहले जो अधिनियम पास हुआ था, वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि 1919 से पहले देखें तो 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में भी जो एक्ट पास हुए थे और 1935 में भी जो कानून पास किए गए, ये ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए पास किए गए थे। कोई और रोल नहीं था, उनकी अपनी भी भूमिका थी, उनके अपने भी इंटरेस्ट थे। भारत के अंदर जो आंदोलन चल रहे थे, उन भारत के आंदोलनों को भी देखना था। तो जब वो उस आंदोलन को देखेंगे, क्या घटनाक्रम चल रहा है, वो सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में है, या सरकार के अगर विपक्ष में है तो किन चीजों को सुधारा जाए जिससे आंदोलन शांत हो जाए और देश की प्रगति हो या उनके शासन की प्रगति हो, वो सारी चीजें इसमें कर रहे थे। और इसके अंदर इंटरनेशनल प्रेशर भी उनके ऊपर था, इंटरनेशनल घटनाक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है, जो मैंने पहले बताया आपको। और भारत के वर्तमान संविधान की विषय सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के संबंध में व्यवस्था 1935 के अधिनियम जैसी ही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी भारतीय संविधान के अंदर वो चीजें दिखती हैं या उसके अंदर शामिल हैं। वही बैकग्राउंड हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बाद क्या हुआ था, तो आप इसके अंदर सारी चीजों को शामिल करेंगे। इंडियंस हैड इंक्रीजिंगली बीन डिमांडिंग ए ग्रेटर रोल इन द गवर्नमेंट। देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलाव हो रहा था या राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था, तो भारत के लोग अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे कि वो सरकार की हिस्सेदारी बने, वो सरकार में अपना हिस्सा मांग रहे थे कि हम अगर कॉलोनी भी हैं तो हमें अपना हिस्सा दिया जाए। वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट, हम अपनी सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। द इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश वार एफर्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर meant that even the more conservative elements in the British political establishment felt the necessity of the constitutional change resulting in the Government of India Act 1919। 1919 में जो विधेयक पास हुआ था या जो अधिनियम पास हुआ था, उसमें इंग्लैंड की सरकार या इंग्लैंड के जो राजनीतिक दल थे, उन्होंने भी इस बात की वकालत की थी कि भारत ने जितना प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दिया है, उसके आधार पर भारत को ये सहूलियतें प्रदान की जानी चाहिए। द एक्ट इंट्रोड्यूसेस ए नोवेल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नोन एज प्रोविंशियल डायआर्की। जो डायआर्की का जो 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन प्रणाली थी, वो लागू की गई थी। दैट इज सर्टेन एरियाज ऑफ गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, ये उदाहरण के तौर पे दिया गया है, वर प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, वाइल अदर्स जो फाइनेंस और जो डिफेंस वगैरह का था, वर रिटेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर्स। यहाँ पे ये देखिए, जो द्वैध शासन प्रणाली जो आपने 1919 के अधिनियम के अंदर पढ़ी थी, जिसमें सरकार ने इसे लागू कर दिया था कि 2 हिस्सों को बांट दिया था, सरकार को 2 पार्ट्स में बांट दिया था, वो जो चीजें थी, उसकी जो खामियां थी, वो खामियों को यहाँ बताया गया है कि उन खामियों के कारण ये चीजें आगे आ रही थी और उसको दूर करने का प्रयास किया गया था। तो ये हमारी बैकग्राउंड है और इसी बैकग्राउंड के अंदर आप आगे पढ़ेंगे, जो मैं आपको फिर बताऊंगा। The intention had been that a review of India's constitutional arrangements would be held 10 years on from the 1919 Act, जो 1919 के एक्ट के 10 साल बाद हुआ है। इन द जो 20 साल बाद क्या, 10 साल बाद क्या होता है, इन द इवेंट द रिव्यू वाज कंडक्टेड अहेड ऑफ टाइम बाय द साइमन कमीशन। भारत के अंदर एक साइमन कमीशन आया था, whose report proposed the scrapping of the diarchy and the introduction of the much larger degree of responsible government in the provinces। कि सरकार के अंदर डायआर्की की जगह आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का वादा किया था और वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी पूरा नहीं हुआ और वो यहाँ भी बात चल रही थी। दिस प्रपोजल वाज कंट्रोवर्शियल इन ब्रिटेन।
demonstrating the rapidly widening gulf between British and Indian opinions as to the desirability, extent, and the speed of progress towards the promised system of self-government contained in the 19 Act preamble. जो 1919 का जो एक्ट बना था उसके शुरुआत में ही उसके मुख्य धारा के अंदर ही ये बात शामिल की गई थी कि हम भारत के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे, लेकिन वो स्थापना अब तक नहीं हो पाई थी और उसके लिए संघर्ष हो रहा था। ये जो सारा का सारा बैकग्राउंड है, इसी बैकग्राउंड ये उसका कारण बन रहा है और इसी के विरोध के अंदर जब आप देखेंगे तो भारत के अंदर जो घटनाक्रम हो रहा है, जिसको आप मुख्य रूप से देखेंगे कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन होता है। उसके बाद जो स्वराज पार्टी बन जाती है कांग्रेस के अंदर ही, वो लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर जो बातें करते हैं। उसके बाद भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चलता है, जिनमें चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये सारे के सारे विचारधारा के लोग आते हैं। फिर साइमन कमीशन आता है, अंग्रेज सरकार ही उसको नियुक्त करती है और वह ऐसा कमीशन था जिसके अंदर एक भी भारतीय शामिल नहीं था। और उसके बाद वर्ल्ड डिप्रेशन आ जाता है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आती है और फिर गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। ये सारा का सारा घटनाक्रम चल रहा है और असहयोग आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता होता है। फिर गोलमेज सम्मेलन की बातें होती है जिसमें गांधी जी एक ही सम्मेलन में जाते हैं और वहां पे फिर वो सांप्रदायिक निर्णय हो जाते हैं। उसका विरोध किया जाता है, गांधी जी येरवडा जेल में है और उस चीज को ध्यान में रखते हुए जब गांधी जी भी अपना आंदोलन वापस लेते हैं, फिर ये 1935 का अधिनियम पास होता है। तो ये विद्यार्थियों बताने का अर्थ ये है कि सारा का सारा घटनाक्रम हमें इसके अंदर समायोजित करना पड़ेगा। फिर आप इसके बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि while the act was a reflection of the demand for a greater role in government by Indians, it was also very much a reflection of British fears about what that role might mean in practice for India and of course to British interest there। कि भाई इसको जो चेंज करने की थी वो न केवल इंडिया के पक्ष की बात थी, अपितु वो ब्रिटिश के भी पक्ष की बात थी, क्योंकि ब्रिटिश के अंदर जब आप देखेंगे तो विद्यार्थियों, आप इसी दौरान जब आप देखते हैं तो आप पूरे विश्व के घटनाक्रम को देखिए, उस घटनाक्रम में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो वो इंग्लैंड के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है और वो अपनी सत्ता को संभाल कर रख पाने में कुछ असमर्थ हो रहा है, जिस वजह से वो ये सारी चीजें करता है। द एक्सपेरिमेंट विद डायरकी प्रूव्ड अनसेटिस्फैक्ट्री। दो डायरकी का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था 1919 के अधिनियम में, वो एक अनसेटिस्फैक्टरी था। A particular friction for Indian politicians was that even for those areas over which they had gained nominal control, the purse strings were still in the hands of the British officialdom। जो अंग्रेज अधिकारी थे, इतने ज्यादा संघर्ष के बाद भी भारतीयों को अपना पूर्ण अधिकार नहीं मिला था और जब डायरकी सिस्टम भी लागू किया गया था तो उसमें भी जो मुख्य विभाग थे वो विभाग इन्होंने अपने पास रख लिए थे। और दूसरी चीज जो 1919 का अधिनियम था उसके अंदर भी जो व्यवस्था की गई थी, जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, उन सदस्यों की संख्या में भी इन्होंने अपने पास चीजें ज्यादा रखी थी। तो वो उसके अंदर जो निर्वाचित लोग होते थे, वो निर्वाचित लोग भी कोई भी मुद्दा पास नहीं करवा सकते थे। तो इस तरीके से केवल कागजी काम किया गया था, उसके अंदर भारतीयों की सेटिस्फैक्शन नहीं थी। फिर हम इस एक्ट पे ओवरव्यू अगर इसका करें, अगर इसको हम देखें, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्ट वर द ग्रांट ऑफ ए लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंडिंग द सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के अधिनियम का जो उसमें द्वैध शासन प्रणाली थी, डायरकी थी, उसको खत्म करके और इसमें इसके अंदर बहुत बड़ा प्रोविंस के बहुत बड़ा एरिया शामिल करना था। प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल ऑफ इंडिया, एक फेडरल इंडिया की स्थापना करनी थी टू बी मेड अप टू बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड सम और ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, सभी को मिला के एक निर्माण था। द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, एक सीधा चुनाव होना था, thus increasing the franchise from 7 million to 35 million people। जो एक सीधा चुनाव करवाने की बात थी, तो वो सारा का सारा जुड़ाव था और लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षाएं इससे बढ़ गई थी और फिर अपेक्षाएं अगर पूर्ण ना हो तो उससे फिर समस्या आगे आ जाती है। इसी ओवरव्यू में देखेंगे कि पार्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द प्रोविंसेस थी, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, उसे अलग कर दिया गया
बिहार एंड उड़ीसा वाज स्प्लिट इनटू सेपरेट प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा अलग प्रदेश बना दिए। बर्मा जो कंप्लीटली सेपरेट, इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। अदेन वाज आल्सो डिटैच्ड फ्रॉम इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड एज ए सेपरेट क्राउन कॉलोनी। और membership of the provincial assemblies was altered so as to include any number of elected Indian representatives who were now able to form majorities and be appointed to form governments, the establishment of the federal court। ये कुछ मुख्य चीजें थी जो इसके अंदर इसके ओवरव्यू में आ रही हैं, और मैं आपको बताऊं भीगा कि इस भारतीय सरकार अधिनियम में मुख्य रूप से चीजें क्या थी, जो उसके डिटेल कारण और परिणाम और इसके फेल होने की चीजें थी, वो मैं अंत में लेऊंगा। आपको पहले इसका ओवरव्यू बता के इसकी सारी चीजें बता दूं कि ये वास्तव में क्या चीज थी। तो इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देशी नरेशों के राज्य भी शामिल होंगे। ये बात मैं पहले आपको बता के आया हूँ। प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में बांटा जाएगा। एक संघीय विषय होंगे जो केंद्र के अधीन होंगे, एक प्रांतीय विषय होंगे जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन होंगे, और तीसरे संवर्तीय विषय होंगे जो केंद्र और प्रांत के अधीन होंगे, अधीन थे। तो ये 3 चीजों में इनको बांटने की बात थी। फिर आपके पास आता है केंद्र या राज्य सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जैसे 1919 ईस्वी के कानून के अंतर्गत प्रांतों में की गई थी। तो वहां पे डायरकी सिस्टम दूसरे तरीके का था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार के लिए कुछ और इश्यूज को बांट दिया गया। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई, फेडरल कोर्ट बना दिया गया। एक केंद्रीय बैंक की भी स्थापना की गई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा के 2 नए प्रांत जो मैं बता रहा हूँ, वही चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को कुछ विशेष दायित्व, जैसे भारत में अंग्रेजी राज की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश सरकार, सम्राट और देशी नरेशों के सम्मान की रक्षा और विदेशी आक्रमण से रक्षा आदि चीजें प्रदान की गई। और इसी के साथ जो एक और सिस्टम इसके अंदर जो किया गया कि इस कानून के द्वारा भी निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली का ही उपयोग किया गया, परंतु केंद्र और प्रांत दोनों के लिए मत देने की योग्यता में कमी कर दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13% हो गई, जबकि 1919 के कानून के अंतर्गत यह केवल 3% थी। तो यहाँ विद्यार्थियों आप यह पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से 1919 में कितने लोगों को मतदान का अधिकार था और अब कितनों का हो गया था। हालांकि पूर्ण यहाँ भी नहीं हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर बहुत ज्यादा चर्चा की जानी है, क्योंकि भारत के नवीन संविधान की जो रूपरेखा का निर्माण भी है वो इसी कानून ने किया था। तो ये चीजें जब आती हैं तो यहाँ हम इसके मेन फीचर्स पढ़ते हैं, जो क्या क्या चीजें थी। तो एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन हो गई। इस ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या चीजें आई? एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, जिसको मैं आपको बता रहा था कि ऑल इंडिया फेडरेशन के नाम पे राष्ट्रीयता की चीज आई। नंबर 2, इसी के अंदर दूसरी चीज आई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो प्रांतों की बात आती है, वहां पे हम दे रहे हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसको दी गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर, डायरकी, जो डायरकी के जो उसके अंदर किया गया वो व्यवस्था है जो केंद्र के अंदर की गई। तो ये जो डायरकी का जो सिस्टम दिया गया, इसमें 1935 का जो कानून था उसके अंदर विभागों को 2 जो विभाग थे द्वैध शासन प्रणाली से, और विभागों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक आरक्षित विभाग और दूसरा जो था वो हस्तांतरित विभाग। तो 2 विभाग बना दिए गए, आरक्षित विभाग और हस्तांतरित विभाग। इसमें प्रतिरक्षा, चर्च संबंधी मामले, कबायली लोग और गवर्नर जनरल सभासदों की सहायता वो रखा गया, और शेष विषयों में गवर्नर जनरल के अधीन एक मंत्री परिषद दे दी गई, वो इसका सारा काम करती थी। और फिर पॉइंट गया कि गवर्नर जनरल की महत्वपूर्ण स्थिति, इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के जो पोजीशन थी उसके अंदर जो अलग अलग बदलाव किए गए, जिसमें उसके व्यक्तिगत निर्णय या मंत्रियों की सलाह लेके वो काम कर सकता था, उस चीज को बढ़ावा देने की बातें की गई। फिर आता है आपके पास इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानमंडल के संगठन और शक्तियों में
सुधार किए गए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो सुधार किए गए, उस चीज को अगर हम देखें तो वहां ये चीज सामने आती है कि इस अधिनियम से जो केंद्र की विधान पालिका के जो ऊपरी सदन है, यानी राज्यों की परिषद की संख्या 260 हो गई। इसमें 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि और 104 देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य थे। 156 सदस्यों में 6 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और 150 के निर्वाचन की व्यवस्था। 150 निर्वाचित सदस्यों में 75 हिंदू, 49 मुसलमान, 4 सिख, 6 अनुसूचित जातियां, 6 महिलाएं, 7 यूरोपवासी, 1 एंग्लो भारतीय और 2 भारतीय ईसाई थे। और प्रांतीय दृष्टि में भी यही चीजों का ब्यौरा रखा गया, यही चीजों का डाला गया कि मद्रास में 20, बंगाल में 20, बंबई में 16, यूपी में 20, पंजाब में 16, बिहार में 16, मध्य प्रांत और बरार में 8, असम में 5 और उत्तर पश्चिमी सीमा में 5, उड़ीसा में 5, सिंध में 5 और बिलोचिस्तान में 1, दिल्ली में 4, अजमेर और मारवाड़ में 1, कुर्ग में 1 और अन्य जो थे उनमें 7 वो इनके सदस्य बनाए गए। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जिस तरह 1919 में जो स्थिति की गई थी, वही स्थिति यहाँ पे अपना दी गई। फिर जो बाद में फेडरल जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बताया था मैंने आपको, इसमें अबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, तो उसी चीज को अगर हम देखेंगे तो भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई थी, उपरांतीय विधानमंडल में भी जो परिवर्तन किए गए थे और इंडिया काउंसिल जो थी उसको समाप्त कर दिया गया था 1935 के कानून में, क्योंकि जो भारतीय मामलों पर भारत मंत्री को जो सलाह देती थी उसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पे एक सलाहकार समिति बना दी गई जो 3 से अधिक और 6 से 3 से ज्यादा कम ना हो और 6 से अधिक ना हो, ऐसी एक समिति बना दी गई। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर दिया गया। उसमें क्या पावर किया, जो आपने 1919 में देखा या मैं आपको अभी बता रहा था, वही चीजें आई कि केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और सम्मिलित सूची और शेष विषय, इसके अंदर ये सारे के सारे विभाग बांट दिए गए, जिनमें सुरक्षा, नोट और सिक्के छापने की चीज, डाक, तारघर, विदेशी मामले या विदेशी व्यापार वो केंद्र को दिए गए। पुलिस, न्याय व्यवस्था, शिक्षा, जेल, कृषि, उद्योग, ये सारे प्रांत को दिए गए। और इसी तरह जो प्रेस और दूसरे जो आमजन से जुड़े मुद्दे थे वो सम्मिलित सूची में रखे गए और बाकी चीजें शेष विषय के अंदर डाल दी गई। फिर इसमें आपका पॉइंट बनता है सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुपरमेसी है कि वो नियम वहीं से पास होंगे। तो कानून में किसी प्रकार का जो परिवर्तन था वो अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों और संघीय व्यवस्थाओं को नहीं दिया गया और जो शक्ति थी वो ब्रिटिश संसद के पास ही बनी रही। प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिकाएं कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए कानून में संशोधन की सिफारिश कर सकती थी, लेकिन अंतिम फैसला वहीं से होना था। फिर एब्सेंस ऑफ प्रियम्बल, जो प्रस्तावना होती है, जैसे भारतीय संविधान की भी प्रस्तावना है, यहाँ पे प्रस्तावना का अभाव था, इसमें कोई प्रस्तावना ही नहीं थी, जिसमें कानून के निर्दिष्ट ध्येय और उद्देश्य वगैरह होते हैं वो सारी चीजें, तो वो इस 1935 के अधिनियम में नहीं था। और भारतीयों को इससे पता है, इसमें ये इसलिए भी किया गया था कि भारतीयों को औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना जो है उसे करना चाहता था ये इंग्लैंड। फिर प्रतिबंध और सुरक्षा संबंधी धाराएं, जो सेफ गार्ड एंड जो रिजर्वेशंस थी वो भी कुछ इन्होंने अपने पास ही रखी, जो केंद्र के पास ही रही और इसमें दूसरे जो प्रांतीय जो जगह थी उनको नहीं रखा गया। जो बर्मा, बरार और अदन की बात है, वहां पे तो इस कानून से जो बर्मा था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बराड़ के ऊपर निजाम के हैदराबाद की नाम मात्र की सत्ता रह गई थी और उसकी भी जो शासन की दृष्टि थी वो मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। और फिर इसमें भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो एक्सपेंशन था वो उसका विस्तार किया गया कि इसमें जो रखा गया वो चीजें थी कि जो संप्रदायों और विशेष हितों के लिए प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई, जिनमें एंग्लो भारतीय, ईसाई, यूरोपियन, हरिजनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार किया गया और संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को 1/3 स्थान प्रदान किया गया। और इसके साथ साथ जो रिजर्व बैंक और संघीय रेलवे शासन विभाग था उसकी भी स्थापना की गई। ये हम इस चीज के अंदर देख रहे हैं। फिर आता है इसका इवेल्युएशन क्या किया गया। तो इवेल्युएशन के अंदर हम विद्यार्थियों इसके दोष देखते हैं।
तो इसके अंदर दोष क्या थे? सबसे पहले आता है पेकुलियर फेडरल सिस्टम, एक विचित्र संघीय व्यवस्था थी। इसके अंदर संघ का भी नाम ले दिया, लेकिन उसमें विचित्र तरीके की चीज बनती थी कि जो 1935 का अधिनियम है, इसमें संघीय व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों में अनेक प्रकार की भिन्नता थी। तो जब भिन्न भिन्न चीजें कर दी गई तो वो इसके लायक नहीं बनी थी, वो संघीय व्यवस्था नहीं बन पाई थी। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्त शासन का केवल एक दिखावा मात्र रह गया था। आईवाश को बोला जाता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज एन मेयरली एन आईवाश, एक आईवाश था, लोगों को दिखाने की चीज थी, लेकिन वास्तव में वो नहीं था। इसी तरीके से आप देखें तो केंद्र में दोहरा शासन है, और जो दोहरा शासन, जो डिपार्टमेंट ही आप अलग अलग बांट देंगे, दोहरा शासन रहेगा तो वो अधिक सफल नहीं होगा। फिर ऑटोक्रेटिक गवर्नर, गवर्नर को स्वेच्छा के ऊपर आधारित थी सारी चीजें गवर्नर की, तो स्वेच्छाचारी चीजें, एक गणतंत्रीय प्रणाली हो या उसको अब एक एक दूसरी सरकार जब बना रहे हैं तो उसके अंदर स्वेच्छाचारी शासन की बात नहीं रह जाती संघीय प्रणाली के अंदर। और गवर्नर जनरल के अधिनायक पूर्ण अधिकार हो गए। ये जो अधिनायक पूर्ण, एक डिक्टोरियल पावर, डिक्टेटोरियल पावर क्या होती है, जिसमें उसने कह दिया वो फाइनल है और चीजें उसमें नहीं चलेंगी। तो वो चीजें एक संवैधानिक, एक फेडरल के तौर पे नहीं आती हैं। एक इनसिग्निफिकेंट लेजिस्लेटर्स, एक महत्वहीन विधायक बन गए थे। जो 1935 का जो कानून था, इसके अंतर्गत विधान पालिका के जो सदस्य की स्थिति थी वो महत्वहीन थी। चाहे वो सदस्य तो था, चाहे केंद्रीय विधान पालिका के होते हुए या प्रांतीय विधानमंडल हो, लेकिन उसके अधिकार कुछ भी नहीं थे। अल्पमत के विधायक केवल मात्र अपने बात कह सकता है या अपने बात को रख सकता है। सबसे बड़ी चीज जो आपने 1919 के अधिनियम में पढ़ी थी, वही यहाँ पे आती है कि यहाँ भी जो कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता को यहाँ भी फैला दिया गया। और 1935 का जो अधिनियम था, इसमें प्रांतीय विधानमंडल के प्रतिनिधियों को जो चुने जाते थे, उसमें सांप्रदायिक आधार ही था। और केंद्रीय विधानमंडल में भी उसी को रखा गया, ताकि देश में धार्मिक रूप से दो भागों से बढ़ जाए और धार्मिक तनाव इस मुल्क के अंदर बना रहे और अंग्रेज अपनी सत्ता को कायम रखे। फिर आता है आपके पास सेकेंडरी फेडरल जुडिशरी, निम्न संघीय न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका किसी भी ढंग से उच्चतम नहीं था। संघीय न्यायपालिका की स्थिति में एक निम्न न्यायालय की भांति थी, छोटे से न्यायालय की तरह। अपने क्षेत्राधिकार में संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं थी, क्योंकि इस न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध प्रीवी परिषद के अंदर न्यायिक समिति के समक्ष अपील की जा सकती थी। और अंतिम इसका है कि एन इम्पोज्ड एक्ट, एक थोपा गया अधिनियम था, जिसके अंदर सारी कमियां होते हुए भी इसको रखा गया और थोप दिया गया। फिर उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वो आता है कि 1935 के कानून के अंतर्गत आयोजित संघ, प्रपोज्ड फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935। तो यहाँ पे सबसे पहले देंगे कि जो क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रपोज्ड फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935। तो उसके अंदर जब हम देखते हैं तो एक इम्पोज्ड फेडरेशन था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इम्पोज्ड फेडरेशन था। नंबर 2, डाइवर्सिफाइड यूनिट्स थी इसकी, डिस्क्रिमिनेशन अमंग यूनिट्स में भेदभाव था, प्रिविलेजेस ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को प्रिविलेज दिया गया था, एब्सेंस ऑफ रिजिडिटी इन द एक्ट में रिजिडिटी तो थी नहीं, मोर पावरफुल सेंटर्स बन गए थे। तो ये इसके अंदर चीजें आ रही थी। रेजिड्यूरी पावर्स थी, डिफेक्टिव सिस्टम, जो ये सिस्टम गया था ये डिफेक्टिव सिस्टम था। इस डिफेक्टिव जो रेजिस्ट्रेटिव पावर था, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द अपर चैम्बर, अपर चैम्बर के अंदर ये चीजें नहीं थी, एक डिफेक्टिव सिस्टम आ गया था ये। जो ऊपरी सदन था उसमें प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दोषपूर्ण था। अब रेजिड्यूशरी पावर थी, जो अवशेष शक्तियां नहीं थी, अधिक शक्तिशाली केंद्र नहीं था। तो अधिनियम में जटिलता का अभाव था कि जटिल नहीं है, और देशी रियासतों के शासकों में विशेष अधिकार प्राप्त कर दिए गए थे। और लास्ट में आप देखेंगे इनसिग्निफिकेंट पोजीशन ऑफ द फेडरल जुडिशरी, संघीय न्यायपालिका एक महत्वहीन स्थिति थी, उसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी। तो ये चीजें इसके अंदर आ रही थी। फिर आपके पास आता है संघीय कार्यपालिका। ये संघीय कार्यपालिका को जब आप देखेंगे तो इसके अंदर फेडरल एग्जीक्यूटिव में ये अलग अलग पद हैं, जिनमें गवर्नर जनरल है। फिर गवर्नर जनरल तो हो गए हैं, उसके बाद उनकी जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स हैं, जो गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शक्तियां आ गई, फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने में आएंगी।
चीफ काउंसलर आ गए, लेजिस्लेटिव पावर आ गई, फाइनेंशियल पावर आ गई, जो वित्तीय पावर, कानून संबंधी अधिकार, वित्त संबंधी अधिकार, फिर गवर्नर जनरल की विशेष जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां, ये सारी जो चीजें हैं, कंट्रोल ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे, प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण उसका, और चीफ कमिश्नर के प्रांतों का शासन, ये चीजें इसमें अंदर आएंगी। फिर मंत्रियों की सलाह के प्रयोग में लाई जाने वाली गवर्नर जनरल की शक्तियां, पावर्स टू बी एक्सप्रेस्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये अलग अलग चीजें हैं, तो ये आप इसके अंदर देखेंगे। तो ये पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा कि जो पहले जो व्यवस्था थी वही चीज यहाँ पे लागू हो रही है, और ये उसकी कमियां थी। फिर आपके पास ये संघीय विधानमंडल आ जाएगा, फेडरल जो लेजिस्लेटिव है, उसकी भी आप कंपोजिशन देखेंगे, कैसे कैसे उसका बना हुआ था ढांचा। फिर उसमें फेडरल असेंबली बनेगी आपकी। फिर आपके पास आएगा कि जो पावर्स ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसकी शक्तियां क्या हैं, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द फेडरल असेंबली, संघीय विधानमंडल की शक्तियां। तो उसमें लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, और एग्जीक्यूटिव पावर है, वो हम देखेंगे। फिर फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी संघीय न्यायालय की, तो उसमें कंपोजिशन ऑफ द फेडरल कोर्ट को आप लगाएंगे। ये सारी चीजें, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, उसकी सैलरी, उसके पावर्स, उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, उसकी एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी, एज ए कोर्ट रिकॉर्ड उसकी क्या व्यवस्था आएगी। फिर प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में आप देखेंगे तो उसके अंदर भी यही चीजें आएंगी कि जो गवर्नर है, जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स हैं गवर्नर की, वो इसके अंदर आप देखेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव फील्ड में उसकी चीजें देखेंगे, फिर लेजिस्लेटिव फील्ड में चीजें आएंगी, फाइनेंस में उसकी सारी शक्तियां आएंगी, वो सारी हमें पढ़नी है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर एंड हिज पावर्स ऑफ इंडिविजुअल जजमेंट, जो गवर्नर की विशेष जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां हैं उनको देखेंगे, और मंत्रियों की जो सलाह पर उसकी जो शक्तियां हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। फिर जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें कहा गया, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक जातियां हैं, उनके विषय की बातें हैं। फिर प्रांतीय विधानमंडल की कंपोजिशन क्या है, टर्म क्या है, ऑफिस क्या है, उनकी वोटिंग क्वालिफिकेशन क्या है, वो दिखाएंगे। उसके बाद पावर ऑफ जो प्रांतीय विधानमंडल की शक्तियां हैं, उसमें जो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं, और फिर उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है, विधानमंडल की कार्यपालिका की शक्तियां क्या हैं, वित्त की शक्तियां क्या हैं, वो देखेंगे हम। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, उसके अंदर हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में उसका हाउ वाज द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ऑपरेटेड, इलेक्ट वो फरवरी 1937 के इलेक्शंस हैं, वो हम इसके अंदर बात करेंगे कि फरवरी 1937 के इलेक्शन के लिए क्या चीजें हो रही थी, कंट्रोवर्सी ओवर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, इंटरिम मिनिस्ट्री क्या थी, कांग्रेस की मिनिस्ट्री कैसे बनी थी, वो 37 के चुनाव की बातें आप इसके अंदर देख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास द रोल ऑफ गवर्नर इन कांग्रेस, द रोल ऑफ गवर्नर इन कांग्रेस प्रोविंसेस। तो कांग्रेस प्रोविंसेस में गवर्नर के क्या रोल थे, जिनमें मध्य प्रांत में जो खरे विवाद था, खरे कंट्रोवर्सी है, उड़ीसा में संवैधानिक संकट था, उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार में राजनीतिक कैदियों का प्रश्न था, और कांग्रेस पर मुसलमानों को तंग करने के आरोप की बातें आई थी, और जो गैर सरकारी कांग्रेस प्रांतों में गवर्नरों का आचरण था, वो चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो उसके बाद जी इनकी वर्किंग कमेटी बनेगी, मंत्रालयों का कार्य रूप है, तो वो क्या क्या है वो देखेंगे आप। संसदीय सचिव क्या है, उच्च पदाधिकारी और उनके कार्य क्या है, और कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस हाई कमान की बात आती है, तो वो हमें देखने को मिलेगी कि प्रांतीय स्वायत्ता जो है, तो उसका क्रिटिसिज्म होता है, वास्तविक शासक और प्रांतीय स्वायत्ता एक साथ नहीं चल सकते, मंत्रियों के राजनीतिक एकरूपता का अभाव है, सामूहिक दायित्व का अभाव है, गवर्नर के विवेक और अधिकार की बात चलती है, वो चीजें इसमें आ रही हैं। और इसके बाद गवर्नर का सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण है, तो गवर्नर का वित्त पर नियंत्रण है, प्रांतीय विधानमंडलों की महत्वहीन स्थिति है, गवर्नर जनरल की महत्वपूर्ण स्थिति है, और फिर इसका क्रिटिसिज्म होगा, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद एक और खास चीज इसके पास आएगी, तो वो आएगा इसका मूल्यांकन। जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में भी बात आती है। मूल्यांकन में विद्यार्थियों एक चीज आप आगे लेके आएंगे कि इसके सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम क्या थे, हम इसके बारे में रिजल्ट क्या कहते हैं।
तो आप जवाहरलाल नेहरू को अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू न केवल एक क्रांतिकारी थे, अपितु वो प्रधानमंत्री भी बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और उन्होंने 1930 के अंदर जब वो पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो वहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो वो सारी व्यवस्था हम इसके अंदर देखेंगे, तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू इसके अंदर क्या कहते हैं कि इस अधिनियम के संबंध में उन्होंने कहा था, ये अधिनियम काष्ठा का घोषणा पत्र है। वस्तुतः ये एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथों में ही रख दी। इसमें प्रस्तावित संघ की रूपरेखा ऐसी बनाई गई है कि किसी भी प्रकार का वास्तविक विकास असंभव हो जाए। 1935 के अधिनियम में जिस अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था, यद्यपि उसमें संघ के सभी आधारभूत लक्षण जैसे शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान एवं निष्पक्ष न्यायिक सत्ता की स्थापना विद्यमान थे, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे गंभीर दोष थे जिनके कारण ये स्वीकार्य नहीं हो सकता था। संघ में आकार, जनसंख्या, महत्व और राजनीतिक प्रणाली की दृष्टि से नितांत भिन्न प्रकार की इकाइयों के मेल का प्रयत्न किया गया था। भारतीय व्यवस्थापिका को विधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं था और इससे भी अधिक आपत्तिजनक बात यह थी कि अवशेष शक्तियां गवर्नर के पास ही थी, यानी सारी पावर्स लाइज विद द गवर्नर। और इसके अंत में जब आप पढ़ेंगे तो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभी सदस्य निर्वाचित होते थे और कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। मताधिकार का भी विस्तार किया गया था, लेकिन वास्तव में यह सब एक भ्रम मात्र था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के व्यापक व विशेष उत्तरदायित्वों के कारण प्रांतीय स्वशासन एक मजाक बनकर रह गया था। प्रांतीय शासन की वास्तविक धुरी मुख्यमंत्री नहीं वरन सम्राट द्वारा नियुक्त और उसका प्रतिनिधि गवर्नर ही था। उपर्युक्त कारणों से ही जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी तथा इस एक्ट को अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। यह बात स्पष्ट हो गई थी कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारत के लिए अहितकर है और सबने इसकी निंदा की थी। फिर भी न केवल इसको कायम रखा गया बल्कि इसका विस्तार भी किया गया। इस अधिनियम में नवीन संविधान के स्व विकसित होने या भारतीयों द्वारा अपने भाग्य का निर्णय करने का कोई प्रबंध नहीं था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की आगे की प्रगति का निर्णायक भी ब्रिटिश संसद ही थी। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में भी कोई कमी नहीं की गई थी। तो इस प्रकार इस मूल्यांकन से आप विद्यार्थियों ये समझ सकते हैं कि ये संपूर्ण जो 1935 का जो एक्ट था, ये एक्ट अंग्रेज सरकार ने अपने हितों के लिए बनाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय आंदोलनों और दूसरे दबावों के कारण उसे इसको लागू करना पड़ा था। इस प्रकार जब आप देखेंगे तो किसी भी एक्ट को या किसी भी घटना को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी सारी की सारी व्यवस्था को देखना और पढ़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप इसको पढ़ने के लिए इसके पहले का जो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसको इतिहास की भाषा में बोलते हैं, उन सारी चीजों को आप देख लें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये 1935 का अधिनियम को आप उसके कारणों सहित सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं। अपने पुस्तक को अवश्य कंसल्ट कर लें, क्योंकि बिना पुस्तक के पढ़े आपको ये पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। आपका ये अध्याय यहीं तक रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।